जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया जा रहा है, चाहे वह इतिहास का हो, आधुनिक भारत, भूगोल, मानचित्र, मानक समय, पेडागोजी, संविधान, कथन, कारण। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है बिग बियर एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है नक्षत्र मंडल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। बिग बियर नक्षत्र मंडल समूह है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी जो है खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। इसे पूरे वर्ष उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। ऑप्शन बी है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। सी है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। पृथ्वी से चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सीटेट में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जिसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष भी कहते हैं। घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेट में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान रहता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतरी रेखाओं का आकार समान रहता है। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है।
ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ऑप्शन डी है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो है या पृथ्वी का दिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर दिन का समय वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी द्वारा अपने कक्ष पर घूमने में लिया गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं तो वह पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। यह हो गया पृथ्वी और यह हो गया 0 अंश अक्षांश जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहते हैं 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी ध्रुव, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी ध्रुव, इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर सीधे किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्र व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर की समुद्री तटरेखा अनियमित व दंतुरित है। यह जहाज तथा बंदरगाह के लिए यह सुरक्षित स्थल है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है अधिक दंतुरित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, इंडीज, आल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो 4000 किलोमीटर लंबी है। यह 4000 किलोमीटर लंबी है। 4000 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। 4000 मीटर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। 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 4000
ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लंबी कितनी है? 4000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वतमाला। यह हो गया एंडीज पर्वतमाला का मैप। यहाँ पर देखिए, यह जो है एंडीज पर्वतमाला, जो कि यह स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला, जो कि यह 4000 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 4000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो है यह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किस दिशा में बहती हैं? तो यह बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं लौटते मानसून। और लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है, यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। लौटते मानसून जो है यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। फसलों के लिए लौटते मानसून काफ़ी लाभदायक होते हैं। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। इस लौटते मानसून को क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं लौटती मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजी विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, धीरे धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। फोर्थ ऑप्शन है, माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित होने के लिए गृह परियोजना देना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। छात्रों की भागीदारी निश्चित रूप से उनकी अधिगम प्रक्रिया को आसान व रुचिकर बनाता है। शिक्षक को निश्चित रूप से विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण
गतिविधियों को शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। भारतीय संविधान द्वारा विश्व का सबसे पुराना संविधान है। भारतीय संविधान जो है अब विश्व का सबसे पुराना संविधान है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है। यही जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है। संविधान पर चर्चा करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करे। इससे शिक्षार्थी सबसे अधिक प्रभावशाली औपनिवेशवात्मक संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिकवाद के विरोध के कारण ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किन पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? सामूहिक गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित का आकलन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किन पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? यह प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल, अधिगम उद्देश्य, गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर केंद्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्वक समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। वे विवादित मुद्दे से दूर रहें। सभी छात्रों व सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है हमारे जैसे विविधतापूर्वक समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। भारत में विविधतापूर्वक समाज की पाठ्यपुस्तकों में सभी क्षेत्रों,
सामाजिक समूह की सूचनाओं जानकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।